अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 18 में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम बीटा डीके, बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी और बीटा रेज के स्पेक्ट्रम का गहराई से मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सफ़र शुरू करेंगे बीटा डिके की बुनियादी बातों से, फिर इसके अलग अलग इक़साम को समझेंगे। उसके बाद हम एक ऐसी एनर्जी की पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे जिसने साइंटिस्ट को परेशान कर दिया था। यही पहेली हमें एक नए पोशीदा पार्टिकल तक ले जाएगी और आखिर में हम उस शानदार नज़रिए को देखेंगे जिसने इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए अपनी आज की कहानी के मरकजी किरदार से मिलते हैं, बीटा डीके। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या और आखिर फिजिक्स की दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो सवाल यह है कि आखिर हमें बीटा डीके की परवाह क्यों करनी चाहिए। देखिए, इसका जो काज़न है अल्फा डीके, वो तो हैवी पार्टिकल से डील करता है, लेकिन बीटा डीके, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये सादा सामल कायनात के लिए बहुत बुनियादी है। यही वो तरीका है जिससे एटम्स अपने आप को स्टेबल रखते हैं। इसी की वजह से न्यूट्रिनो जैसा एक पोशीदा पार्टिकल दरियाफ्त हुआ। इसने फितरत की 4 बुनियादी कुव्वतों में से एक यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स को बेनकाब किया, और आजकल ये पेट स्कैन जैसी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रहा है। आसान लफ्जों में बीटा डीके एक बैलेंस कायम करने का अमल है। इमेजिन करें एक न्यूक्लियस को जो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स के मुकाबले में न्यूट्रॉन्स या तो बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम। इस सूरत में वो गैर मुस्तहकम या अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो अपने अंदर से एक बीटा पार्टिकल या तो एक इलेक्ट्रॉन या उसका एंटी मैटर जोड़ेदार पॉजिट्रॉन खारिज कर देता है। ये न्यूक्लियस का अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो को ठीक करने का तरीका है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि बीटा डीके है क्या, तो अब देखते हैं कि ये कितनी तरह से होता है और ये न्यूक्लियाए आखिर खुद को ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन टाइप है बीटा माइनस डीके। यहां होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है वो डिसाइड करता है कि मुझे अब प्रोटॉन बनना है। इस शनाख्ती तब्दीली के प्रोसेस में वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हमारा बीटा पार्टिकल है और एक भूत जैसा छोटा सा पार्टिकल जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं बाहर निकलता है। इस तब्दीली से होता यह है कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है लेकिन टोटल मास नंबर वही रहता है। इसकी सबसे मशहूर मिसाल कार्बन 14 का नाइट्रोजन 14 में तब्दील होना है, जो मशहूर कार्बन डेटिंग की बुनियाद है। अब आते हैं इसकी दूसरी किस्म पर, बीटा प्लस डीके, और जैसा कि नाम से लग रहा है ये बिल्कुल बीटा माइनस का उल्टा है। यहाँ एक पॉजिटिव प्रोटॉन एक न्यूट्रल न्यूट्रॉन में बदल जाता है। ऐसा करने के लिए वो एक पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव एंटी मैटर वर्जन और एक न्यूट्रोनो खारिज करता है। इसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाता है, जबकि मास नंबर एक बार फिर वैसा का वैसा ही रहता है। मिसाल के तौर पर कार्बन 11 इस तरीके से बोरोन 11 में तब्दील होता है। लेकिन एक तीसरा बहुत ही अनोखा तरीका भी है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कभी कभी जिन न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पॉजिट्रॉन खारिज करने के बजाय अपने ही एक करीबी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। ये कब्जे में लिया गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन के साथ मिल जाता है, उसे न्यूट्रॉन बना देता है और इस अमल में सिर्फ एक न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। ये अमल अक्सर बीटा प्लस डीके के साथ कॉम्पिटिशन में रहता है। चलिए इन दोनों अहम इक़साम को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जबकि बीटा प्लस में इसका उलट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, एटॉमिक नंबर कम हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और दोनों ही सूरतों में टोटल मास नंबर अपनी जगह पर रहता है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां एक बहुत बड़ी पहेली सामने आई। एक ऐसी मिस्ट्री जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट को भी चक्कर में डाल दिया था। और वो पहले ये थी। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस टूट रहा है और उसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो निकलने वाले पार्टिकल के पास भी तो एक फिक्स्ड एनर्जी होनी चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि बीटा पार्टिकल्स अलग अलग एनर्जी के साथ निकल रहे थे, कोई कम एनर्जी के साथ, कोई ज्यादा। ये फिजिसिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। इस ग्राफ को देखें, ये आपको पूरी कहानी बता देगा। लेफ्ट साइड पे देखें, यह है अल्फा डीके का स्पेक्ट्रम, एक शार्प सिंगल लाइन। इसका मतलब सारे अल्फा पार्टिकल्स एक ही मखसूस एनर्जी के हैं। लेकिन राइट साइड पे यह है बीटा डीके का स्पेक्ट्रम। ये एक कर्व है, 0 से शुरू होता है, फिर एक पीक पर जाता है और फिर वापस नीचे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ बिल्कुल गैर मुतवक्का थी।
ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये फिजिक्स में एक हकीकी बहरान, एक क्राइसिस था। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि डीके के बाद सिर्फ दो चीजें बन रही हैं, नया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो फिर एनर्जी और मोमेंटम के कवानीन टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर डीके में एनर्जी कहीं गायब हो रही है, और ये कायनात के सबसे बुनियादी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी थी। तो जब भी साइंस में इतना बड़ा मसला आता है, उसे हल करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत होती है। और वो आइडिया आया एक नए, पोशीदा गोस्ट पार्टिकल की सूरत में। और ये आइडिया दिया द ग्रेट वोल्फगैंग पाउली ने 1930 में। उन्होंने अपने दोस्तों को एक खत में लिखा, और ये कोट बहुत मशहूर है। मैंने एक खौफनाक काम किया है। मैंने एक ऐसे पार्टिकल का तस्वुर पेश किया है जिसे दरियाफ्त ही नहीं किया जा सकता। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था, एक ऐसा पार्टिकल तजवीज़ करना जिसे कोई देख नहीं सकता। इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रिनो। आइडिया ये था कि ये एक घोस्ट पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका मास ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और ये मादे से इंटरैक्ट ही नहीं करता, बिल्कुल एक भूत की तरह जो आपके अंदर से गुजर जाए और आपको पता भी ना चले। पॉली ने कहा कि यही वो पार्टिकल है जो गायबशुदा एनर्जी और मोमेंटम को अपने साथ चुराकर ले जा रहा है। तो अब देखते हैं इस गोस्ट पार्टिकल ने मसला हल कैसे किया। स्टेप 1, पेरेंट न्यूक्लियस के पास टोटल एनर्जी यानी Q वैल्यू अभी भी फिक्स्ड है, ठीक। स्टेप 2, पहले हम सोच रहे थे कि दो पार्टिकल्स हैं, इसलिए एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। गलत। स्टेप 3, द सॉल्यूशन। असल में अब 3 पार्टिकल्स हैं और वो टोटल एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन और इस नए एंटी न्यूट्रिनो के बीच में शेयर हो रही है। स्टेप 4, नतीजा ये निकला कि कभी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलती है तो कभी एंटी न्यूट्रिनो को, और यही मुसलसल शेयरिंग, मुसलसल एनर्जी स्पेक्ट्रम पैदा करती है। मसला हल हो गया। पॉली का आइडिया तो जबरदस्त था, लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। उसे प्रॉपर साइंस, प्रॉपर मैथमेटिक्स में तब्दील करने का काम किया एक और लेजेंड ने, एनरिको फर्मी। 1934 में फर्मी ने एक थियरी पेश की जो गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने ना सिर्फ पॉली के आइडिया को मैथमेटिकल फॉर्म दी, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये डीके एक नई चौथी फंडामेंटल फोर्स की वजह से हो रहा है, जिसे आज हम वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन कहते हैं। उनके कैलकुलेशंस ने स्पेक्ट्रम की शेप को इतनी खूबसूरती से प्रेडिक्ट किया कि साइंस कम्युनिटी हैरान रह गई। यही काम आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल की बुनियाद बना। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये फर्मी की थ्योरी का दिल है, जिसे फर्मीज गोल्डन रूल कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये लैम्डा बताता है कि डीके कितनी जल्दी होगा, और ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है GF जो वीक फोर्स की ताकत बताता है, और दूसरा हिस्सा जिसे हम फेस स्पेस कहते हैं, वो ये बताता है कि निकलने वाले पार्टिकल्स के पास एनर्जी शेयर करने के कितने पॉसिबल तरीके हैं। कितना एलिगेंट है ना। फर्मी ने डीके के इम्कान को उसे चलाने वाली बुनियादी कुव्वत से खूबसूरती से जोड़ दिया। चलिए अब वक्त है कि हम इस पूरी डिस्कशन को समेट लें और देखें कि हमने आज क्या क्या अहम बातें सीखी हैं। तो सबसे पहली बात, बीटा डीके न्यूक्लियस का अंदरूनी बैलेंस ठीक करता है। दूसरी, ये 2 तरह से होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तीसरी और सबसे अहम बात, इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि एनर्जी बीटा पार्टिकल और एक पोशीदा पार्टिकल न्यूट्रिनो के बीच शेयर होती है। चौथी बात, इस न्यूट्रिनो का आइडिया पाउली ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए। और आखिर में फर्मी ने इस पूरी कहानी को वीक न्यूक्लियर फोर्स की थियरी से जोड़ दिया। तो याद रखिएगा, बीटा डिके सिर्फ एक एटम का दूसरे में बदलना नहीं है, यह असल में उस पोशीदा कुव्वत को बेनकाब करता है जो हमारी पूरी कायनात की बुनियादों में शामिल है। See you in the next lecture.